हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी IBPS SO एग्जाम स्पेशल की जो सीरीज चल रही है उसके अनुसार आज हम लोग सीखेंगे वाक्य अनुवाद के बारे में कि वाक्य अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। ये वाक्य अनुवाद IBPS SO, LICAAO, सेबी, नाबार्ड की जो राजभाषा अधिकारी के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कुछ प्रश्न। एग्जाम में आपके अनुवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से वाक्य अनुवाद भी आते हैं और वाक्य अनुवाद में कुछ प्रश्न आपके हिंदी वाक्य के दिए होते हैं जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है, जबकि कुछ अंग्रेजी अनुवाद भी होते हैं जिनका हिंदी में अनुवाद करना होता है। यहाँ पर हम हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद देखेंगे। जब भी हम अनुवाद करते हैं तो वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हमें कुछ चीजों को याद रखना चाहिए। जैसे वाक्य का जो टेंस होता है उसको याद रखना चाहिए, उसका क्रम क्या है यानी शब्दों का सही क्रम होना चाहिए वहां पर अनुवाद में, और उसके वो वॉइस जो होता है यानी एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है तो उसी प्रकार से उसका अनुवाद भी किया जाएगा। तो कुछ शब्दों को हमें देखना होता है और जो शब्द होते हैं उसका जो सही अर्थ क्या होगा, जो सही पर्याय क्या होगा अंग्रेजी या हिंदी में, उसको भी हमें देखना होता है। अब यहाँ पर हमारा एक वाक्य है, एकात्म मानववाद का दर्शन पश्चिमी पूंजीवादी व्यक्तिवाद और मार्क्सवादी समाजवाद दोनों का विरोध करता है, हालांकि पश्चिमी विज्ञान का स्वागत करता है। तो इस वाक्य में हमारे जो शब्द हैं उनका हमें सही पर्याय पता होना चाहिए। जैसे एकात्म का मतलब होता है इंटीग्रल, मानववाद का मतलब होता है ह्यूमनिज्म और दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। तो इस प्रकार से एकात्म मानववाद का दर्शन यानी द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो जाएगा। पश्चिमी पूंजीवादी व्यक्तिवाद, तो पश्चिमी के लिए वेस्टर्न शब्द आएगा, और कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। व्यक्तिवाद को जब हम पर्याय करेंगे अंग्रेजी में तो उसका पर्याय होगा इंडिविजुअलिज्म। और मार्क्सवादी समाजवाद, तो समाजवाद का जो अर्थ होता है, जो पर्याय होता है वो होता है सोशलिज्म, जबकि विरोध करता है यानी अपोज करता है। तो इस प्रकार से हमें कुछ शब्दों को देखना होता है। यहाँ पर है पश्चिमी विज्ञान का स्वागत करता है, तो स्वागत करने के लिए क्या हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा। अब हम इस वाक्य के अनुवाद को देखते हैं कि किस प्रकार से सही अनुवाद हम छाटेंगे। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है और इसके जो विकल्प हैं वो दिए गए हैं। तो हमने देखा कि एकात्म मानववाद का दर्शन यानी द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म होगा, और यहाँ पर आपका लिखा है द फिलॉसफी ऑफ टोटल, तो टोटल नहीं होगा, इंटीग्रल होगा एकात्म के लिए, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं आगे के वाक्यों में इसका अनुवाद क्या किया गया है। द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, तो इसमें तो सही दिया हुआ है। तीसरा है हमारा द इंटीग्रल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, यहाँ पर मानववाद का दर्शन है ना कि एकात्म दर्शन का मानववाद है। तो ये आपका जो सीक्वेंस है इसके अनुवाद का इन शब्दों का वो गलत है, इसलिए इसको भी हम गलत करेंगे। आगे हमारा जो अगला विकल्प उसमें लिखा है द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, तो ये भी सही लिखा है। आगे हम देखते हैं, फिर दोनों का विरोध करता है, तो यहाँ पर अपोजेस, विरोध करने के लिए हम लिखेंगे अपोजेस, और यहाँ पर लिखा है वेलकम, तो विरोध करने के लिए अपोज होता है ना कि वेलकम। तो इस प्रकार से थर्ड हमारा पहले भी गलत था और अभी फिर से इसकी वजह से भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सीक्वेंस सही नहीं है। आगे इसमें भी अपोज लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पर पश्चिमी पूंजीवादी व्यक्तिवाद के लिए वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म होगा, तो ये सही है। सेकंड में है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट ओरिजिनलिटी, जबकि ओरिजिनलिटी नहीं, यहाँ पर होना चाहिए इंडिविजुअलिज्म। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी वाक्य गलत हो गया। अब हमारे पहले, दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है, तो हमारा जो विकल्प चौथा बचा हुआ है द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अपोजेस बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म ऑल्दो इट वेलकम्स
वेस्टर्न साइंस। तो ये हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसमें आगे भी हम अगर छाटेंगे तो इसमें और भी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इट ऑनर्स, जबकि यहाँ पर होना चाहिए इट वेलकम्स, क्योंकि स्वागत करता है पश्चिमी विज्ञान का। तो ये इसकी वजह से भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इट प्रेज भी नहीं होगा क्योंकि स्वागत करता है, तो यहाँ पर इसका वेलकम हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी शब्दों की गलतियां ढूंढकर हम सही अनुवाद को पहचान सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं और अगले वाक्य में लिखा है वर्ष 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह पर लागू होना चाहिए, चाहे उनकी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास कुछ भी हो। तो यहाँ पर कुछ शब्दों को अगर देखेंगे तो विशेष विवाह का मतलब होता है स्पेशल मैरिज, और अधिनियम को कहेंगे एक्ट। किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह पर लागू होना चाहिए, लागू होने के लिए क्या हो जाएगा, अप्लाई होता है। चाहे उनकी लिंग पहचान के लिए जेंडर आइडेंटिटी शब्द आएगा इसका पर्याय अंग्रेजी में, और यौन अभिविन्यास का होगा सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही शब्द आएगा विशेष विवाह के लिए स्पेशल मैरिज होना चाहिए, और यहाँ पर लागू होने के लिए अप्लाई, लिंग पहचान के लिए जेंडर आइडेंटिटी, और यौन अभिविन्यास के लिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो इस वाक्य का जो सही अनुवाद होगा उसको हम छांटते हैं और विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प में आपका लिखा है द स्पेशल मैरिज एक्ट, सेकंड में लिखा है द स्पेसिफिक मैरिज एक्ट। तो स्पेसिफिक मैरिज एक्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका स्पेशल मैरिज एक्ट। थर्ड में लिखा है द सीक्रेट मैरिज एक्ट, तो इसका अनुवाद ये भी सही नहीं है। और फोर्थ में लिखा है द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। तो ये इतना तो आपका सही है, दो वाक्य यहाँ पर गलत हो गए हैं। आगे है शुड अप्लाई, क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। शुड अप्लाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुड इम्प्लाई, तो इम्प्लाई भी इसके लिए सही अनुवाद नहीं होगा, तो ये तो गलत है। फिर आगे देखते हैं टू मैरिजेस बिटवीन एनी टू पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी। तो लिंग पहचान के लिए जेंडर आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल आइडेंटिटी। इस प्रकार से ये वाला वाक्य भी गलत हो जाएगा। और इसको अपोजिट कर दिया गया है, जेंडर ओरिएंटेशन हो गया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो हमारा जो वाक्य बचा हुआ है वो है आपका पहला वाक्य, द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 should apply the marriages between any two persons regardless of their gender identity and sexual orientation। तो इस प्रकार से हमने इसका सही अनुवाद यहाँ पर छांट लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न में लिखा है राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत केसर का उत्पादन बढ़ाने हेतु कई उपाय किए गए, किंतु उत्पादन हेतु क्षेत्र बहुत सीमित है तथा केसर उगाने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर इन शब्दों को देखेंगे तो उत्पादन के लिए होता है प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए क्या होता है, इंक्रीज करना। उपाय होता है मेजर्स। तो यहाँ पर इनके शब्दों के अर्थ होंगे प्रोडक्शन, इंक्रीज और मेजर्स। किंतु उत्पादन हेतु बहुत सीमित है, तो यहाँ पर लिमिटेड हो जाएगा। केसर उगाने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई, तो पर्याप्त सिंचाई के लिए शब्द होता है एडिक्वेट इरिगेशन। सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर शब्दों को देखेंगे और इस वाक्य का हम सही अनुवाद ढूंढें तो इन विकल्प में से हमारा जो सही विकल्प होगा वो एक एक करके हमें छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत केसर का उत्पादन बढ़ाने हेतु। तो अंडर द नेशनल सैफ्रॉन मिशन मैनी मेजर्स वर टेकन। तो ये सही लिखा हुआ है, अंडर द नेशनल सैफ्रॉन मिशन मैनी स्टेप्स। यहाँ पर उपाय के लिए स्टेप्स लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए मेजर्स। स्टेप कहते हैं कदम, तो कदम नहीं उठाए गए हैं, यहाँ पर उपाय किए गए हैं। अंडर द नेशनल सैफ्रॉन मिशन मैनी मेजर्स, ये भी सही है।
Many measures have been taken to increase the production of saffron. अब आगे देखते हैं to increase किसके लिए, बढ़ाने हेतु, बढ़ाने के लिए increase होगा, यहाँ पर enhance लिखा हुआ है और यहाँ पर to upgrade, तो upgrade भी यहाँ पर गलत होगा क्योंकि सही अनुवाद होगा increase और यहाँ पर भी increase लिखा हुआ है। आगे देखते हैं increase क्या बढ़ाना है हेतु, उत्पादन बढ़ाने हेतु, तो उत्पादन के लिए क्या होता है प्रोडक्शन, जबकि यहाँ पर लिखा है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी का सही पर्याय होता है उत्पादकता। क्या होगा इसका, उत्पादकता, लेकिन हमारा है शब्द उत्पादन, तो यहाँ पर प्रोडक्शन होना चाहिए, तो इस प्रकार से ये शब्द भी गलत हो जाएगा। और दूसरा पहले से ही हमने छांट लिया था कि स्टेप्स की वजह से यहाँ पर वो गलत होगा और इनहेंस लिखा हुआ है। इस वाक्य में अपग्रेड और प्रॉपर इरिगेशन है, जबकि यहाँ पर आपका जो है शब्द वो है इंक्रीज और एडिक्यूट इरिगेशन। तो इस प्रकार से जो सही अनुवाद होगा वो आपका होगा चौथा नंबर और हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अब हमारा अगला प्रश्न है, उचित और लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है। तो उचित और लाभकारी मूल्य के लिए यहाँ पर जो शब्द होता है, उचित के लिए यहाँ पर हो जाएगा फेयर और लाभकारी के लिए हो जाएगा रिम्यूनरेटिव और मूल्य के लिए होता है प्राइस। तो उचित और लाभकारी मूल्य का शॉर्ट में भी आप देखते हैं कि इसको लिखा होता है FRP। सरकार द्वारा घोषित, घोषित का हो जाएगा डिक्लेयर्ड। तो इस प्रकार से शब्दों के अर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर लिखा है मिले किसानों से खरीदे गए, तो खरीदे गए के लिए शब्द होता है परचेज्ड और गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से, तो कानूनी के लिए जो शब्द होता है वो होता है लीगली। तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा परचेज्ड और लीगली। बाध्य है यानी बाउंड इसका हो जाएगा अर्थ। अब हम वाक्य में छांटते हैं सही अनुवाद को। तो हमारा जो वाक्य है और उसके सही विकल्प है वो इस प्रकार से है। तो विकल्प में उचित और लाभकारी मूल्य के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यहाँ भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पर मनी लिखा हुआ है और यहाँ पर प्राइस लिखा है। आगे भी देख लेते हैं। सरकार द्वारा घोषित मूल्य है इज द प्राइस क्लेम्ड, तो घोषित के लिए क्लेम्ड नहीं होगा, तो हमारा पहला विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिक्लेयर्ड लिखा है, आगे सारे वाक्यों में डिक्लेयर्ड लिखा हुआ है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। बाय द गवर्नमेंट एट विच मिल्स आर लीगली, तो लीगली भी सही लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संवैधानिक बाध्यता नहीं है, यहाँ पर आपका है कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य है। तो आपके दो वाक्य यहाँ पर गलत है ट्रांसलेशन में। अब आगे भी चेक कर लेते हैं कि और शब्द यहाँ पर किस प्रकार से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पे फॉर शुगर केन बारोड फ्रॉम फार्मर्स, तो शुगर केन परचेज्ड होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है खरीदे गए, तो खरीदे गए के लिए सही ट्रांसलेशन जो होगा वो होगा परचेज्ड, ना कि बारोड। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा विकल्प भी गलत हो गया, तो सही विकल्प जो है वो है आपका दूसरा। तो इस प्रकार से वाक्यों के सही अनुवाद पहचाने जा सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे कि टेंस को देखना, क्रम को देखना, इन सब चीजों को भी देखना होता है। तो कुछ गलतियां इस तरीके से छांटकर आप उसका सही अनुवाद को पता कर सकते हैं। IBPS SO राजभाषा के मेंस कोर्स के लिए अगर आप iExamB के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर IBPS SO राजभाषा की जो मुख्य परीक्षा है वो 29 जनवरी को है। टाइम बहुत कम है आपके पास, तो आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर और सभी को आसानी से वो करना नहीं आता है। तो आप हिंदी की टाइपिंग और साथ में अनुवाद का नियमित अभ्यास करते रहें